15 दिन पहले तक भारत की सड़कों में, दिल्ली में शांति थी। एकदम से एक प्रोटेस्ट शुरू होता है जो कुछ महीने पहले सोशल मीडिया पे था, कॉकरोच जनता पार्टी। और फिर वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। कुछ लोग अब कह रहे हैं किसान आंदोलन शुरू हो रहा है, वो इसके अंदर जुड़ रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं जो E20 इथेनॉल को लेके है, उसको लेके भी कुछ ट्रांसपोर्टर्स इसके अंदर जुड़ रहे हैं। और भी बहुत सारे प्रोटेस्टों की बात हो रही है। ये बातें जो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा था, एस्ट्रोलॉजी के अनुसार बहुत देर से कह रहे थे, और अंकित जी भी कह रहे थे कि आने वाला समय काफी कठिन होने वाला है। तो अब आगे क्या होगा? एकदम सडनली चीजें उठ जाती हैं और वो कितनी बड़ी बन जाती हैं या जल्दी समाप्त हो जाती हैं। इसका यूथ के ऊपर क्या असर होगा? प्रधानमंत्री मोदी पे क्या होगा? योगी आदित्यनाथ जी पे क्या होगा? यूपी चुनाव पे क्या होगा? इकोनॉमी पे क्या होगा? ये सब डिस्कस करने के लिए हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर अंकित अग्निहोत्री जी। आपका बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। नमस्कार सर, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद दोबारा से एक बार डिस्कशन के लिए। थैंक यू सो मच। तो क्या कह रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, हो क्या रहा है? पहले आप उसका बताइए कि क्या रीजन से एकदम से ये खड़ा हो गया और कितना व्यापक होता हुआ दिख रहा है आपको ये? देखिए, लगातार ये चल रहा था कि जून जुलाई के बाद से हम पहले भी कई बार प्रेडिक्ट कर चुके थे। खासकर भारत की कुंडली को अगर हम देखें, भारत की कुंडली जो कि 15 अगस्त 1947 टॉरस असेंडेंट वृषभ लग्न की है, तो इसमें काफी कुछ चीजें परिवर्तित हो गई थी मंगल की महादशा के बाद। जब मंगल परिवर्तित हुए सितंबर 2025 से, तो लगातार कुछ ना कुछ यहाँ पर चीजें आई। फरवरी के बाद यहाँ पर राहु की अंतर्दशा आ गई। अब राहु की अंतर्दशा के बाद इस तरीके के जो प्रोटेस्ट होना, या जो यूथ है, या जो सोशल मीडिया के थ्रू इस तरीके से आपने कॉकरोच जनता पार्टी का इम्पैक्ट देखा, वो बढ़ा। तो वो कहीं ना कहीं आम जनमानस में इस तरीके की जो चीजें हैं वो ला रहा है। कि होता है ना, एक जेनजी आंदोलन, या फिर इस तरीके के और प्रोटेस्ट जैसे कि किसान आंदोलन। और ये जो समय है, खासकर अगर हम इंडिविजुअल नरेंद्र मोदी जी की भी कुंडली देखें, तो यहाँ पर जो भी उनका समय चल रहा है, मंगल की उनकी भी महादशा चल रही है, और शुक्र का भी उसमें अंतर आएगा अक्टूबर के बाद से। तो ये थोड़ा सा उनके लिए भी जो समय है कठिन है और चुनौतियों भरा है। और यहाँ पर काफी कुछ ऐसी स्थितियों का निर्धारण हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी की इंडिविजुअल कुंडली और भारत की कुंडली, जो थोड़ा सा आपका इस तरीके के आंदोलन या प्रोटेस्ट को बढ़ाएगा। और सरकार के लिए एक चैलेंजिंग या चुनौती भरे समय है यहाँ पर। और नरेंद्र मोदी जी को जो उनका कार्यकाल है, जो कि हम लगातार कहते जा रहे हैं, ये जो समय चल रहा है यहाँ से जो अगला एक साल है वो बहुत कठिन है, और ये कहीं ना कहीं उनको नेतृत्व परिवर्तन की ओर भी ले जाएगा। आप कह रहे हैं लीडरशिप चेंज की तरफ भी ले जाएगा, तो ये जी, पूरा हालांकि साल ही मोदी, आप हाँ, ये कठिन देख पूरा रहे साल हैं? ही ऑलमोस्ट ये रहेगा। और इसमें अगस्त में भी जो इक्लिप्स होने हैं दो, एक तो होना है 12 अगस्त को जो मेजर इक्लिप्स होना है, जो कि आपका हम्म। अश्लेषा नक्षत्र में होगा और कैंसर यानी कि कर्क राशि में होगा। कर्क राशि मंडेन एस्ट्रोलॉजी में आम जनता की स्थिति को दिखाती है, उनकी मेंटल स्ट्रेंथ को दिखाती है। और अश्लेषा एक क्रूर नक्षत्र है, तो ये कहीं ना कहीं जनता की मानसिक पीड़ा को दिखाती है। उस मानसिक पीड़ा के बाद जनता का थोड़ा सा और एक्सट्रीम हो जाना, या जो भी लोगों के मुद्दे थे दबे हुए थे, तो उसके बाद से ये और बढ़ेंगे। और इसी तरीके से फिर 28 अगस्त को दूसरा एक इक्लिप्स होना है, आपका चंद्र ग्रहण होना है। ये आपका कुंभ राशि में शतभिषा नक्षत्र में हो रहा है। तो वो मंडेन एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर बार बार इस तरीके से एक पक्ष में या 15 दिन में दो ग्रहण होते हैं, तो उसमें जैसे कि पुराने समय में कहा गया, राजा के लिए कठिन समय होता है, देश में विद्रोह या जनता विद्रोह करती है, सेना विद्रोह करती है, तो वो एक ऐसी स्थिति हुई थी। अभी ये सेम चीज हमने फरवरी में देखी है, जब आपका 17-18 फरवरी को एक ग्रहण हुआ था, फिर 3 मार्च को। तो उसके बाद से आप देखिए पूरे विश्व का जो सिनेरियो था बदल गया था। अचानक से जो ईरान वॉर थी, यूएस वॉर थी, फिर हर तरफ दिक्कत परेशानी, टैरिफ, पेट्रोलियम क्रूड ऑयल बढ़ना, दुबई जैसी कंट्रीज को अनसेफ फील करना, तो वो सारी चीजें रही। बीच में कुछ चीजें भी शांत रही 1-2 महीने, लेकिन ये जो अगस्त का इक्लिप्स है, ये एक मेजर टर्निंग पॉइंट है। और यहाँ से चाहे जियो पॉलिटिक्स हो और चाहे भारत की पॉलिटिक्स हो, एक अलग करवट लेगी और एक अलग दिशा की तरफ जाएगी, जो कि बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं रहेगी सरकार के लिए। सरकार और जनता में कहीं ना कहीं विद्रोह या जनमानस में किसी तरीके की कॉन्फ्लिक्ट रहेगा। अब सरकार यहाँ पर कुछ कड़े डिसीजंस ले सकती है। इंडिविजुअल हम कॉकरोच जनता पार्टी की बात कर लें कि क्या ये कोई बड़ा इम्पैक्ट डाल पाएगी इन फ्यूचर, जैसे ही आम आदमी पार्टी ने डाला था।
तो 16 में 2026 में इनके जो फाउंडेशन उन्होंने अनाउंस की थी उसके अकॉर्डिंग जो अगर हम चार्ट बना लेते हैं इनका, तो कैप्रिकॉर्न असेंडेंट का बनता है। और यहाँ पर अभी देखिए इनको जो अंतर चल रहा है सूर्य में राहु का अंतर, राहु का इम्पैक्ट इनका जहां तक खत्म हो जाएगा सितंबर 2026 में। तो मुझे ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल डालती हुई नहीं दिखती है कि आगे किसी पॉलिटिकल पार्टी में कन्वर्ट हो जाए या भारत की राजनीति में कोई एक्टिव रोल प्ले करे यहाँ के जो भी लोग हैं। ये एक मूवमेंट है और राहु का इम्पैक्ट इसकी अंतरदशा में एक बार जहाँ समाप्त हो जाएगा तो मुझे लगता है ये धीमे धीमे शांत होगी, फिर कुछ और मुद्दे होंगे चाहे किसी और विषय पर हो। फिलहाल कॉकरोच जनता पार्टी बहुत लंबा इम्पैक्ट अरविंद केजरीवाल या फिर जो आम आदमी पार्टी ने डाला था इंडियन पॉलिटिक्स में वैसा डालती हुई मुझे इसके फाउंडेशन चार्ट से नहीं दिखता है। अंकित जी, आपने एक बात की पीएम मोदी और लीडरशिप चेंज को लेके, मैं उस पर थोड़ा बाद में आऊंगा। उससे पहले जो आप जी। बात कर रहे हैं वो ज्यादा जरूरी है कि जनता के अंदर आप कह रहे हैं 28 अगस्त को एक और करवट होगी, जनता के अंदर के जो इश्यूज हैं बाहर आएंगे। दो तरह से बातें इंपॉर्टेंट है। एक होता है जनता का इशू बाहर आना जो डेमोक्रेसी में आना भी चाहिए। एक होता है इशू बाहर आके वो इशू हाईजैक हो जाना और जो लोग वायलेंस चाहते हैं वो वायलेंस तक हो पाना। हमने पाया 20 जुलाई को जो हुआ, अब वीकेंड है जब हम बात कर रहे हैं, उसमें कंपनीज में काम करने वाले लोगों की भी छुट्टी होती है, तो कहा जा रहा है भीड़ बढ़ रही है वहां पे। अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी खुल जाएगा तो जेएनयू और डीयू ने एडवाइजरी दी कि भैया स्टूडेंट्स ना जाएं, आप अपने जो एडमिशन के नॉर्म्स हैं उससे अगर आप बाईपास करते हैं तो आपको एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। अब ये एडवाइजरी का यूथ पे कितना असर होता है, कई बारी यूथ को और जोश आ जाता है, वो सब सरकार को देखना है। बट अब जब डीयू खुलेगा और एक्चुअल स्टूडेंट भीड़ आनी शुरू होगी दिल्ली के अंदर जो बाहर बाहर से, तो क्या आप देख रहे हैं कि ये और ज्यादा सेंसिटिव और डेंजरस टाइम हो सकता है लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से? देखिए लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से या आप अगर वायलेंस के हिसाब से देखते हो तो मुझे तो अभी सितंबर तक ये जो समय है ये उतना फेवरेबल नहीं लगता। और अगस्त में भी जो दो मेजर शिफ्टिंग होनी और बाकी आप बोल रहे हैं स्कूल्स भी और यूनिवर्सिटीज भी खुलने वाली है तो ये बढ़ेगा और ये थोड़ा सा भी उग्र रूप ले सकता है। और मुझे लगता है कि सरकार के लिए चिंता का विषय तो बनेगा ये। मैंने कहा ये जो एक पक्ष में दो ग्रहण पड़ रहे हैं ये सरकार को एक ऐसी स्थिति में ला देंगे जहां पर वो कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में हो सकती है। और वहां पर मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद भी है कि आने वाले टाइम में धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन ले सकती हो सकता है इमीडिएट अभी ना ले किसी प्रेशर में। लेकिन जैसे हमने धर्मेंद्र प्रधान जी जो कि 26 जून 1969 तालचर उड़ीसा का बर्थ है, केतु की महादशा भी रन कर रहे हैं और इस केतु की महादशा में एक जो मेजर अभी इम्पैक्ट आना है इनका अक्टूबर के बाद मुझे लगता है कि ज़्यादा एक इम्पैक्ट आएगा। तो वो कहीं ना कहीं देखिए इनके लिए विकट परिस्थितियां तो खड़ी कर ही रहा है और ये समय शुरू हो गया था इनका 10 फरवरी 2026 से इसी साल जब केतु में बुध का अंतर आया था धर्मेंद्र प्रधान जी का। तो ये 10 फरवरी के बाद से लगातार मुश्किल कर रहा है और मुझे लगता है कि अक्टूबर के आसपास ये और एक्सट्रीम पे होगा। तो मुझे अभी से अगले एक दो महीने में अब सरकार कोई भी डिसीजंस ले और कहीं ना कहीं ये जो जन आक्रोश है उसको शांत करने के लिए, क्योंकि मेन मुद्दा अगर है इस टाइम कहीं फंस रहा है तो प्रधान का इस्तीफा, बाकी सारी चीजों पर ऑलमोस्ट कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। तो मुझे लगता है आने वाले टाइम पर रिजाइन ले सकती है पार्टी इनसे और इनकी जो क्योंकि दशाएं अभी हैं ये भी इनके लिए मुश्किल भरी है। क्योंकि अभी तक पार्टी का स्टैंड बहुत क्लियर है कि हम रिजाइन नहीं लेंगे, क्योंकि इस जी। पार्टी में रिजाइन ऐसे प्रेशर पे नहीं होता पब्लिक, और उसके लिए तर्क दिया जाता है कि भाई जनता ने वोट किया है, जनता को पसंद नहीं है, अगले चुनाव में वोट आउट कर दे। और ये अगर एक की प्रेशर के अंदर आएंगे तो फिर नेक्स्ट डिमांड क्या हो जाएगी। बट आप जब चार्ट देख रहे हैं तो आपके अनुसार ये संभावना है, और देखिए बड़ी हम संभावना बिना है कि बिना बायस्ड रेजिग्नेशन हुए होगी। और बिना आसपास के माहौल को जांचे हुए हम इसीलिए डेटा भी शेयर करते हैं जो उनका ऑफिशियल डेटा है जो उन्होंने दे रखा है हर जगह। उस डेटा के हिसाब से तो मुझे उनका समय ठीक नहीं लगता और उसका एक रिफ्लेक्शन देखिए फरवरी के बाद से उनका समय ठीक नहीं था। नीट पेपर लीक होना, लगातार कंट्रोवर्सी में पड़ना और ये लगातार बढ़ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में उनके लिए डिफिकल्टीज तो ला रहा है और अपनी पोजीशन सस्टेन करने में उनको दिक्कत आने वाली है। और ये दिक्कत मुझे लगता है कि इसकी परिणति या अंतोगत्वा परिणाम उनका रिजाइन हो सकता है और एस्ट्रोलॉजिकली इस चीज को बड़े आसानी से उनके D9 और D10 चार्ट में देखा जा सकता है। जी, पर अब बड़ा सवाल ये आता है जब जन आक्रोश की बात हो रही है और बहुत लोगों को आपत्ति भी हुई कि वहां पे जिस तरह की भाषा का प्रयोग हो रहा है, जिस तरह गाली गलौच हो रहा है, भाषा क्या बोलना, गालियां हो रही हैं अब, और जिस तरह वहां पे एक माहौल हो रहा है, क्या
धर्मेंद्र प्रधान के रिजाइन से भी आपको लगता है चीजें सिमट जाएंगी, क्योंकि अभी डिमांड ये है पर डिमांड्स चेंज, या ये आपको लगता है कि धर्मेंद्र मुझे प्रधान रिजाइन अब एक सिर्फ मिडवे स्टॉप है कि ये डिमांड है अभी, क्योंकि अभी आप ये नहीं मान रहे, और ये आंदोलन, अगर मैं इस आंदोलन की बात करूं या इसमें जो जुड़ रहे हैं आंदोलन, वो और भी बढ़ता जाना है, और इस एक स्टेप से खत्म नहीं होना और प्रॉब्लम मैनीफोल्ड बढ़नी है। नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये आंदोलन बहुत लंबा आंदोलन चलना है या अन्ना मूवमेंट की तरह बहुत बड़ा आंदोलन चलना है। ये 1-2 महीने का और इम्पैक्ट मुझे दिखता है और थोड़ा-सा ये भी अग्रेसिव ज़रूर हो जाएगा अगस्त के महीने में। बट सितंबर एंड तक मुझे ये आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन या कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट करते हुए कहीं से भी नहीं दिखता। ये मैं केवल एस्ट्रोलॉजिकली बोल रहा हूँ, कॉकरोच जनता पार्टी, क्योंकि कृत्तिका नक्षत्र में जब उन्होंने अपनी घोषणा की रात को 23:37 पर 8th हाउस का इम्पैक्ट था, कि ट्रांसफॉर्मेशन सडन इवेंट्स को दिखाता है 8th हाउस। वहां पर उनका जो दशा भी मिल गई उनको, सूर्य यानी 8th लॉर्ड की मिली, अंतरदशा भी उनको राहु की मिल गई। क्योंकि इस तरीके के जो जितने भी आपके सोशल मीडिया या वायरलेस कम्युनिकेशन या इस तरीके के जितने प्रोटेस्ट होते हैं, तो अचानक, अगर आपने एक वर्ड यूज किया अचानक 15 दिन में, तो ये राहु का एक नेचर होता है कि किसी भी चीज को इसके लिए लंबा समय नहीं चाहिए। वो रातों रात आपकी कोई एक रील वायरल हो जाएगी, हजारों लोग करोड़ों लोग आपको जान जाएंगे, तो ये वही राहु का इम्पैक्ट है। तो ये तो कन्फर्म मुझे लगता है कि कॉकरोच जनता पार्टी इतना ज्यादा अकेले सरकार को दिक्कत में नहीं डाल पाएगी कि ये उसकी वजह से सरकार पूरा घुटने पे आ जाए। क्योंकि हम इसके बाद अगर भारत का भी चार्ट लेते हैं, तो भारत का जो चार्ट है वो बहुत मजबूत है, वो नेपाल की तरह नहीं है। भारत का चार्ट है वृषभ लग्न का, अष्टक वर्ग में फर्स्ट हाउस में बहुत अच्छे नंबर है 44। तो यहाँ जो डेमोक्रेटिक या जो लोकतांत्रिक वैल्यूज है बहुत मजबूत रहने वाली है। तो यहाँ पर भारत में कम से कम अभी मंगल, जो कि फोर्स दिखाता है, आर्मी दिखाता है, उसकी दशा चल रही है। और ये जो प्रभाव आ रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार स्ट्रॉन्ग स्टेप लेगी इनके अगेंस्ट में। भारत में कम से कम जो नेपाल वाला हमने देखा था कि पॉलिटिशियंस भाग रहे हैं एयरप्लेन से, हेलीकॉप्टर से, आग लग रही है, तो ये एस्ट्रोलॉजिकली कंफर्म है कि कॉकरोच जनता पार्टी वो इम्पैक्ट कर नहीं पाएगी। इसलिए नहीं कर पाएगी, एक तो इसमें फाउंडेशन चार्ट और इसमें एस्ट्रोलॉजिकली स्ट्रेंथ नहीं दिखती कि उतना बड़ा इम्पैक्ट करे। दूसरा, इंडिया का फाउंडेशन चार्ट या इंडिया की करंट दशाएं, अंतरदशाएं या ट्रांजिट इतनी मजबूत है कि देखिए, अगर जो एज पर लॉ, एज पर रूल ये कर रहे हैं, वहां तक तो ठीक है। अगर कोई भी चीज ऐसी होती है, तो सरकार यहाँ पर इंटरनल सिक्योरिटी के मामले में कोई कठिन कदम उठाने में बिल्कुल भी नहीं हिचकेगी। और देखिए, सरकार अपने आप में कैपेबल है और मुझे लगता है कि ये नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं डाल पाएंगे। जिस तरीके का नेपाल में या जैसी भाषा यूज कर रहे हैं उसको लेकर सरकार को डाउन कर दे, वैसा नहीं होगा। हाँ, सितंबर तक ये थोड़ा बहुत परेशान करते रहेंगे, नेगोशिएट करते रहेंगे, बट कहीं ना कहीं इनके अंदर भी अंतर कलह होगी। कॉकरोच जनता पार्टी टूट जाएगी, आपस में इसमें फूट होगी। अब फूट के चाहे कोई भी इनिशियल कारण रहे, बट वही है कि फूट अगले 1-2 महीने में आपको होते हुए दिखेगी और ये बिखर जाएगी और आगे अपना जो राजनीतिक अस्तित्व है उसको सर्वाइव मेरे हिसाब से तो कॉकरोच जनता पार्टी नहीं कर रही है। नहीं करेगी। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, क्योंकि एक वहां पे नारा ये भी था, मैं पॉलिटिकल पे आऊंगा कि धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन, आपने बोला प्रधानमंत्री पे क्या होगा, योगी पे क्या होगा, पर वो एक डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल इश्यूज हैं। ये जी, जो देश को नेपाल बनाने की कॉल है या पार्लियामेंट पे हमला की कॉल है, आप उसका कोई खतरा नहीं देख रहे, आप उसका कुछ नहीं पर रहे। पॉलिटिकली जो होना है वो तो हो ही जाएगा, बट वो एज अ हो नेशन उस पे आपको नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, वो वाले जो फैक्टर्स जुड़े हैं, वो एस्ट्रोलॉजिकली आपको नहीं भारत में होता हुआ दिख रहा। बिल्कुल, मैं डैम श्योर हूँ भारत की अखंडता पर, संप्रभुता पर किसी भी तरीके का कोई भी संकट इस तरीके के मूवमेंट नहीं कर सकते हैं जो उग्रता के साथ हो, हिंसा के साथ हो। भारत का खुद का फाउंडेशन चार्ट बहुत मजबूत है और इस टाइम मंगल जैसी प्रभावी दशा का इम्पैक्ट, ट्रांजिट में शनि 11th हाउस में चल रहे हैं, अच्छी कंडीशन में चल रहे हैं। मुझे कहीं से भी नहीं लगता कि सरकार कम से कम हिंसा के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज करेगी या ये उस तरीके से हावी हो जाएंगे कि संसद पर अटैक कर दे, प्रधानमंत्री कार्यालय पर जाके अटैक कर दे, नेताओं को भागना पड़े। तो ऐसी बिल्कुल भी स्थिति नहीं है और लोकतंत्र पूरी तरीके से यहाँ बरकरार रहेगा। पॉलिटिकल इश्यूज है, बातचीत के जरिए जो सुलझ सकते हैं सरकार जरूर सुलझाएगी, लेकिन जहां पर हिंसा की बात आएगी, उग्रता की बात आएगी, तो भारत में नेपाल जैसी स्थिति का 1% भी नहीं हो पाएगा। और उसमें सरकार और भारत की कुंडली खुद इतनी सक्षम है कि कोई कठिन लॉ डिसीजंस ला के अपनी जो इंटरनल सिक्योरिटी उनको मजबूत कर सकती है। ये सबसे जरूरी बात है, क्योंकि हम जब भारत की बात कर रहे हैं, बाकी राजनीति तो उतार चढ़ाव आएगा, पर मैं अब उस पर आता हूं उतार चढ़ाव में। ये एक एजुकेशन को लेके प्रोटेस्ट शुरू हुआ, पर क्या आप देखते हैं जब आप सितंबर तक बात कर रहे हैं और इनफैक्ट जब आप राजनीतिक बात कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री के लिए पूरा साल आप मुश्किल बोल रहे हैं,
तो आप किस तरह की मुश्किलें देख रहे हैं? इकोनॉमिक क्राइसिस या प्रोटेस्ट बेस्ड या जियोपॉलिटिकल बेस्ड? तो किस तरफ आपको ज़्यादा चुनौतियाँ दिख रही हैं आते हुए? देखिए, चुनौतियाँ प्रधानमंत्री पर इसलिए आ रही हैं, कहीं न कहीं वो देश पर भी आएँगी। ठीक है, जो चुनौतियाँ हैं, जो चीज़ें हैं, सबसे पहला कारण तो जियोपॉलिटिक्स कारण ही मानूँगा मैं। इंटरनल कारण तो है ही, लेकिन सरकार इनसे निपटने में मुझे लगता है सक्षम है। हमने पहले भी किसान आंदोलन को सेटल होते हुए देखा और ये आंदोलन तो बहुत जल्दी सेटल कर ही लेगी गवर्नमेंट। इश्यूज़ जहाँ-जहाँ पर आने हैं जियोपॉलिटिक्स, जैसे अमेरिका अभी फिर से कुछ भारत के साथ टैरिफ वॉर जैसी चीज़ें शुरू करेगा। ख़ासकर अभी जैसे आपका 1 अगस्त से शुक्र डेबिलेटेड हो रहे हैं, नीच के हो रहे हैं, तो यहाँ पर हुँ, काफ़ी कुछ इम्पैक्ट आएगा और उसी महीने फिर 2 इक्लिप्स होना, तो ये वॉर की सिचुएशंस को फिर से जो ईरान के साथ अभी चल रहा है, ईरान जो कि कर्क लगन की कुंडली है और अमेरिका जो कि सिंह लगन की कुंडली है, इन दोनों के चार्ट्स में अगर हम देखते हैं, तो जो 19 जून की डील हुई थी, मैंने कहा था ये डील आभासी है, इसका बहुत ज़्यादा कोई इम्पैक्ट है नहीं, ये टूटेगी और मुझे लगता है 1 महीने के अंदर वो टूटी भी, ट्रम्प भी अपने बयान से पलटे। तो अभी भी जो चल रहा है, अब आगे हमें थोड़ा-सा जियोपॉलिटिक्स या जो वॉर की सिचुएशंस ये बढ़ती हुई ज़रूर दिखेंगी। उसकी वजह से कहीं न कहीं इकोनॉमिकल क्राइसिस, क्रूड को लेके प्रॉब्लम और फिर देखिए जब महँगाई बढ़ती है तो जो सेंटिमेंट्स होता है जनता का, आम जनता का, वो बहुत ज़्यादा समझने की कोशिश नहीं करती है। तो हुँ, ये थोड़े-से मुद्दे रहेंगे और मुझे एक जो मुद्दा रहता है कि कहीं न कहीं पार्टी के अंदर या जो आने वाले समय में 2029 के लोकसभा चुनाव को लेके हुँ, और काफ़ी कुछ जो मूवमेंट होने हैं, तो एक लीडरशिप चेंज को लेके विचार बन सकता है मोदी जी का, क्योंकि मोदी जी की अगर हम बात कर रहे हैं कुंडली की, राहु की दशा इम्पैक्ट में आ जाएगी, जो उनके एक ग्रेसफुल रिटायरमेंट की तरफ उनको तैयार कर रही है। ग्रेसफुल रिटायरमेंट ये कह रहा हूँ कि ऐसा कोई उन पर बाउंडेशन नहीं होगा, एक ग्रेसफुल रिटायरमेंट होगा ये कि अब आप जैसे जुलाई में अपना नेक्स्ट ईयर प्रेसिडेंट के इलेक्शंस हैं और मैं लगातार इस बात को दोहरा रहा हूँ और उस टाइम तक थोड़ी-सी ऐसी सिचुएशंस बन जाएँगी कि पार्टी को भी लगेगा और शायद मोदी जी को भी लगेगा कि आई थिंक ये रिज़ाइन करने का सबसे परफेक्ट टाइम है और ग्रेसफुल रिटायरमेंट का सबसे परफेक्ट टाइम है। तो वहाँ पर एक नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है, जहाँ पर मोदी जी प्रेसिडेंटशिप की तरफ बढ़े, जो जुलाई में होना है और एक पॉलिटिकल इम्यूनिटी भी उनको मिलेगी और आई थिंक उनको जो अगर एग्जिट प्लान है सबसे बेटर इस कंडीशन में और 2029 के इलेक्शन को लेके, तो मुझे लगता है पार्टी, आरएसएस या जो भी लोग हैं, मुझे उनको यही एडवाइस करेंगे कि सबसे सेफ यही एग्जिट प्लान है जहाँ पर आप ग्रेसफुल तरीके से जा सकते हैं, क्योंकि मंगल की दशा का प्रभाव खत्म हो रहा है। मंगल की दशा का प्रभाव था, इसीलिए 2024 में कम सीट आते हुए भी नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने। हुँ, मंगल का प्रभाव इसलिए कि मंगल उनकी वृश्चिक लग्न की कुंडली है, मंगल नीच भंग राजयोग कॉम्बिनेशन में है, जो कि 5 दिसंबर 2020 से चल रहा है उनका लगातार बहुत अच्छी कंडीशन में। तो जो साहस, पराक्रम या जो लीडरशिप क्वालिटी है, जो पोजीशन उनकी मेंटेन कर रहा है। ये महादशा देखिए खत्म होती है और किसी भी चीज़ के इवेंट को बदलने के लिए किसी महादशा का चेंज होना ज़रूरी होता है। तो जभी भी किसी के भी जीवन में, आपका जीवन हो चाहे मेरा जीवन, जब कोई एक महादशा चेंज होती है और एक नई महादशा शुरू हो रही है, तो उसको हम दशा छिद्र की अवस्था कहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांजिशन टाइम होता है। हुँ, तो ये हुँ, मोदी जी के लिए इस टाइम जो चल रहा है लगभग 1 साल या सवा हुँ, साल, ये दशा छिद्र ट्रांजिशन टाइम है। तो ये काफ़ी कुछ परिवर्तन लेके आता है, यानी कि आप एक बस से उतर के एक दूसरी बस में जा रहे होते हैं, तो इस बस से उतर के उस बस तक जाने में जो तकलीफ हो, जो ट्रांसफॉर्मेशन हो, वो तो होगा। हुँ। राहु आएगा तो एक्टिव पॉलिटिक्स की जगह इस तरीके की जो प्रेसिडेंटशिप वाली जो कुर्सी है, वो उनको वहाँ पर रखेगा, जहाँ पर मोदी जी अपना अलग तरीके से मार्गदर्शन करते रहेंगे और ये हमने रूस में कई बार होते हुए देखा है, पुतिन कई बार पीएम और प्रेसिडेंट बनते रहते हैं पोजीशन हुँ, को होल्ड करने के लिए, हुँ, समय की हुँ। मांग के अनुसार। सो ये आप एक बड़ा मैसिव चेंज देख रहे हैं अगले साल कि अपने टर्म्स पे, क्योंकि ग्रेसफुली, नॉट अंडर दैट सेंस के भैया एकदम जैसे आपने बोला नेपाल जैसा कुछ तो हो ही नहीं रहा। नहीं, मेरा नहीं भी वैसा मानना, कुछ भी नहीं है। हाँ, मेरा भी मानना वैसे वही है, बट नॉट एस्ट्रोलॉजिकली जिस तरह मैं देश को समझता हूँ। बट एक चेंज की संभावना बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली देख रहे हैं कि वो अपना जो नेक्स्ट फेज़ है, उसकी प्लानिंग के अनुसार कोई नया प्राइम मिनिस्टर आ सकता है। मैं उस पे आऊँगा नया कि प्राइम इनकी मिनिस्टर। संभावनाएँ हैं प्राइम मिनिस्टर्स की, पर उससे पहले क्योंकि आपने जियोपॉलिटिक्स कहा, बहुत ज़रूरी है, आपने यूएस का मेंशन किया। पर क्या आप जियोपॉलिटिक्स में पाकिस्तान जो अपने में बिखरता हुआ देश है एक, बट चाहे बलूचिस्तान के अंदर उसका क्राइसिस हो, चाहे हुँ, पीओजेके में शुरू हो गया है, चाहे अफ़गानिस्तान से जंग हो गई है, पर जब भी वो ऐसे प्रेशर में आता है, तो जो भी जियोपॉलिटिक्स देखते हैं, वो मानते हैं वो भारत में मिसचिफ करता है। पर एस्ट्रोलॉजिकली आपको क्या दिख रहा है? क्या वो भारत में कुछ टेरर का उसका स्ट्रैटेजी रहती है या अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए भारत के लिए खतरा बनने की, खतरा क्या, एक टेरर अटैक खतरा भी है और
रोकना भी मुश्किल है। अभी अमरनाथ यात्रा में पहलगाम के बाद पहली बारी कोशिश करी पाकिस्तान ने। तो क्या आप वो संभावनाएं भी देख रहे हैं या पाकिस्तान पे काबू रहेगा और इस तरह का खतरा नहीं है? पाकिस्तान, देखिए एस्ट्रोलॉजी की आपने बात की, तो एस्ट्रोलॉजी हर जगह यूज हुई है। प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने भी एस्ट्रोलॉजिकली भारत के लिए टाइम डिसाइड किया था, जब आपका स्थिर लग्न और अभिजीत मुहूर्त हो आपका, और लेकिन पाकिस्तान ने उस मुहूर्त को फॉलो नहीं किया। 14 अगस्त 1947 मेष लगन, जो कि मूवेबल साइन है, फोर्थ हाउस में उनके बहुत मेलेफिक प्लैनेट है। फोर्थ हाउस आपकी भूमि का है, जो विखंडन को दिखाता है। एक विखंडन उनका 1971 में हो गया है। एक मेजर दशा चेंज उनका भी हो रहा है, और उस मेजर दशा चेंज में मैं कहूंगा अभी उनकी शुक्र की दशा जो 20 साल से चली आ रही थी, फ्रॉम 2007 टू 27 तक है, ये खत्म होने वाली है। और उसके बाद इनकी शुक्र के बाद सूर्य की दशा आने वाली है, जो कि फोर्थ हाउस से बैठे मेलेफिक इम्पैक्ट में है। अक्टूबर के बाद से केतु का एक इनके अंदर अंतरदशा आ रही है, लास्ट अंतरदशा आ रही है शुक्र में केतु, जो कि 27 अक्टूबर 2026 से 27 दिसंबर 2027 तक पाकिस्तान के चार्ट में रहने वाली, जो कि मेष लग्न का चार्ट है। केतु डिटैचमेंट कारक ग्रह है, किसी भी चीज को तोड़ने का, विखंडन का। अष्टम में बैठा है, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगा। तो सबसे पहले पाकिस्तान किसी और के लिए मुसीबत बने, पाकिस्तान के अंदर ही ऑलरेडी चल रही है, अक्टूबर के बाद और बढ़ जाएंगी दिक्कतें। गृह युद्ध जैसी संभावनाएं पाकिस्तान के अंदर, दो जगह से पाकिस्तान घिरेगा। एक तो अफगानिस्तान वॉर जो पाकिस्तान की चल रही है और एक्सट्रीम जाएगी, और देखिए इंडिया उसमें अप्रत्यक्ष रूप से सपोर्ट करेगा। दूसरा जो बलूच वाला पार्ट है, बलूचिस्तान वाला पार्ट है, वहां पर भी जबरदस्त इसको विद्रोह का सामना करना पड़ेगा। तो ये अक्टूबर 2026 से आपका जो एंड 27 तक, यानी अब से लगभग 2-3 महीने के बाद से पाकिस्तान का विखंडन सबसे पहले तय है। उसमें एक तो ये आपका जो बलूचिस्तान वाला पार्ट है, ये अपने आप को बलूच आर्मी पूरी तरीके से अलग करेगी। ये काफी मेजर टाइम चल रहे हैं, और इसमें पीओके वाला पार्ट है, ये भी काफी हद तक वहां से इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करेगा। तो पाकिस्तान अपने आप में गृह युद्ध की स्थिति में जूझता रहेगा। उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये करेगा कि वो उसका जो दोषारोपण है इनका कहीं ना कहीं भारत पर करने की कोशिश करेगा, विश्व पटल पर या यूएनओ के लेवल पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर से पाक अपनी कोई नापाक हरकत कर सकता है और भारत के साथ उलझेगा, लेकिन भारत ने हमेशा उसको जवाब दिया है, और भारत की दशाएं बहुत अच्छी चल रही हैं। तो कहीं से भी भारत में भूमि हटने का खतरा नहीं है, भारत में भूमि जुड़ने का खतरा है। अगर पाकिस्तान, जो कि अपनी नियति की वजह से एक बार आएगा कि आ बैल मुझे मार, और अपनी भूमि का कुछ हिस्सा खो देगा, तो ये जो पूरा नेगेटिव इवेंट है वो पाकिस्तान के लिए ज्यादा नेगेटिव इवेंट है। पहले तो वो अपनी जो संप्रभुता है, अखंडता है, उसको बरकरार नहीं रख पाएगा। ये 71 के बाद उसके सामने फिर से वही स्थितियां आ रही हैं कि ये विखंडित होगा, टूटेगा। तो ये पाकिस्तान का कोलैप्स, क्योंकि जैसे आप बोल रहे हैं उनका शुरू से ही ये रहा ना, उन्होंने एस्ट्रोलॉजी का फॉलो किया है, और उनकी प्रॉब्लम्स भी हर दशक बढ़ती जा रही हैं। 71 एक 25 साल के बाद ही हट गया था, अब तो 50 साल हो गए हैं। तो एक सेकंड पाकिस्तान का आप बढ़ता हुआ देख रहे हैं और भारत की भूमि बढ़ती हुई देख रहे हैं। तो भारत इन की द सेंस भूमि भारत निश्चित को रूप से बढ़ेगी। भारत में देखिए मंगल की दशा है, मंगल भूमि का कारक है, और भारत में जो भूमि का जुड़ाव होना तय है। भारत का जो क्षेत्रफल है, जो भौगोलिक मैप है, आने वाले समय में बढ़ेगा, और भारत का प्रभाव देखिए बढ़ना चाहिए भी। मुझे ऐसा लगता है, भारतीय मेरी पर्सनल है, बट एस्ट्रोलॉजिकली भारत में भूमि का प्रभाव देखिए। आपका एसआईआर वाला जो कार्यक्रम है, ये मंगल की दशा के बाद ही शुरू हुआ, जो कि सितंबर अक्टूबर 2025 के बाद से ऑलमोस्ट शुरू हुआ। तो जहां जहां अवैध अतिक्रमण था, चाहे बांग्लादेशी हो, चाहे रोहिंग्या हो, चाहे कुछ भी हो, यहाँ पर ये सब खाली कराए जा रहे हैं। तो अब क्या है कि भारत की भूमि पर किसी ने कब्जा कर रखा है, भारत की भूमि पर अवैध कब्जे पूरी तरीके से हट जाएंगे। सेना का प्रभाव बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला है, हर तरीके का जवाब देने में सक्षम है। भारत के साहस पराक्रम में कोई कमी नहीं आने वाली है, और भारत में भूमि का जो टुकड़ा है वो बढ़ता हुआ दिखता है, जुड़ता हुआ दिखता है। उसमें आप सिर्फ पाकिस्तान देख रहे हैं या बांग्लादेश साइड पे भी देख रहे हैं, या फिर मैं एक बात जोड़ना चाहूंगी, जियो पॉलिटिक्स की हम बात कर रहे हैं, चाइना। चाइना इस नेबरहुड में, भारत और चाइना दोनों प्राचीन देश भी हैं। बांग्लादेश पाकिस्तान तो भारत से निकला हुआ, पर चाइना एक प्राचीन देश है, उसका लैंडमास है, एक आर्मी है, एक स्ट्रेंथ है और एक वीकनेस है। बहुत लोग बोलते हैं उसके आंकड़े सारे झूठे हैं, आबादी का आंकड़ा भी झूठा है और मिलिट्री का आंकड़ा भी झूठा है, बट बी दैट एज इट मे बी, आप जियोपॉलिटिकली भारत और चाइना के बीच में क्या देख रहे हैं सिचुएशन को? देखिए चाइना वाली जो सिचुएशन दिखती है, हमने इसके लिए एक बार अलग से भी बात भी की थी एक जगह अपने पॉडकास्ट पे, कहीं पर वीडियो में। चाइना भी ताइवान के साथ कॉन्फ्लिक्ट में उलझेगा इंडिया की जगह, और चाइना और ताइवान का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसका थोड़ा बहुत प्रभाव भारत पर आएगा।
अभी चाइना भारत के साथ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में उलझता हुआ नहीं दिखता है। पाकिस्तान के साथ अगर कोई स्थिति बनती है तो इनडायरेक्ट वे में वो पाकिस्तान का जरूर सपोर्ट करेगा, लेकिन भारत के साथ नहीं जुड़ेगा। अब जो भूमि का भाग कह रहे हैं, मुझे पीओके वाला जो पार्ट है वो काफी हद तक भारत के साथ जुड़ सकता है। अब यहाँ पर ये देखना है कि इसमें मोदी जी किस प्रकार से अपनी भूमिका करते हैं। मैंने 3 प्रेडिक्शन बहुत पहले कही थी और मुझे लगता है कि वो होनी चाहिए। मोदी जी अपने जाने से पहले, और मैंने शायद 2024 में कहा था कि पाकिस्तान को खंड खंड करवा देंगे, पीओके वाला काम करवा देंगे, और यूनाइटेड नेशन में जो सिक्योरिटी काउंसिल है वहां पर जो भारत का पक्ष है काफी मजबूत होना चाहिए। और मुझे लगता है कि वो अगर परमानेंट मेंबरशिप की तरफ जाते हैं, हालांकि वहां पर वीटो है चाइना के पास, वो दिक्कत करेगा, बट मुझे लगता है कि वो भी काफी हद तक यूनाइटेड की जो नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल है वहां पर भी भारत का इम्पैक्ट बढ़ाकर जाएंगे। एक ही मैंने कहा था राम मंदिर को लेके, तो राम मंदिर की स्थापना प्राण प्रतिष्ठा उन्होंने करा ही दी है। अब अगली जो कार्यक्रम है मथुरा काशी की, या भारत के एक तरीके से जो आध्यात्मिक उत्थान की दशा दिशा है, उसके लिए फिर डेस्टिनी ने आगे और लोगों को चुना है। फिर वहां से भारत के लिए एक स्वर्णिम काल आएगा वापस, जो हम गुप्त टाइम में देखते थे, जो गुप्त डेस्टिनी थी। तो मैं अब आगे की आ जाता हूँ राजनीति। वैसे तो मैं जाना चाह रहा था उत्तर प्रदेश पे, पर आपने प्रधानमंत्री चेंज एक बहुत बड़ी बात बोली। तो किन लोगों की आप संभावना देख रहे हैं? 3, 4, 5 लोगों की देख रहे हैं, या आपके दिमाग में क्लियर है कि किसका बेस्ट है, या किस तरह आप प्रधानमंत्री चेंज को देख रहे हैं? उसके बाद मैं यूपी पे आता हूँ और योगी और अखिलेश पे आता हूँ। हम यूपी पे ही चले जाते हैं पहले, पहले जो यूपी पे आएगा जाते हैं, चलो ठीक। वो यूपी से ही आएगा। ठीक है, क्योंकि यूपी को वैसे ही प्रधानमंत्री की फैक्ट्री कहा जाता है। भारत के जितने मैक्सिमम प्राइम मिनिस्टर है, या तो उन्होंने यूपी से इलेक्शन लड़ा या यूपी से गए हैं। मोदी जी भी यूपी से ही इलेक्शन लड़के पार्लियामेंट गए हैं। तो यूपी यूपी में इलेक्शन आता की हूँ। अगर आप यूपी बात में कर रहे अगर हमने देखा कि 2024 में एक अनएक्सपेक्टेड जीत हुई अखिलेश यादव और राहुल गांधी की यूपी के कॉन्टेक्स्ट में, और अब ये जो आप कॉकरोच जनता पार्टी आंदोलन की बात कर रहे हैं, उसके अंदर मंच से कल या परसों वो कह रहे थे कि अब हमारा अगला टारगेट उत्तर प्रदेश होने जा रहा है, वहां पे हम करेंगे, लखनऊ में करेंगे, नोएडा में कोशिश करेंगे, नोएडा टू लखनऊ, आगरा, हर जगह वो छोटी छोटी कोशिशें कर रहे हैं। तो पहले तो आंदोलनों को लेके क्या होना है, क्योंकि एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि किसान आंदोलन भी यूपी चुनाव से पहले हुआ था, उसका टेस्टिंग यूपी चुनाव में हुआ था, क्योंकि यूपी सेमीफाइनल है। कहा जाता है जो यूपी जीतता है वो देश जीतता है, और ये सच भी चल रहा है, बहुत देर से सच चल रहा है ये, जो यूपी जीत रहा है वही देश में जीत रहा है। तो उत्तर प्रदेश में आंदोलनों को लेके योगी आदित्यनाथ की एक बहुत डिफरेंट स्ट्रेटेजी रही है, जंतर मंतर दिल्ली से, और स्टेट्स में पॉसिबिलिटी भी है जहाँ पे बहुत डिसाइसिवली एक्ट करते हैं, कोई आंदोलनों को जमने नहीं देते। तो क्या आप आंदोलनों का, अनरेस्ट का, क्योंकि राम मंदिर भी हुआ था वहां पे और वो एक बहुत सीरियस मुद्दा है जिसके बारे में हम इतनी बात नहीं कर रहे हैं आजकल, पर वो एक अंडर करंट में तो है ही है, लोगों के माइंड में तो है ही। क्या उसका भी कुछ असर पड़ेगा? क्या आंदोलनों का कुछ असर पड़ेगा? तो आप किस तरह देख रहे हैं यूपी का अगला 6-8 महीना टिल द इलेक्शन? देखिए, यूपी इलेक्शन पे हम बात कर लेते तो बीजेपी के लिए उतना आसान तो ये नहीं रहने वाला है। यहाँ पर जैसे अखिलेश ने, आई थिंक अखिलेश यादव जी ने 2022 में अच्छा प्रदर्शन किया था और अपनी काफी मजबूत सीटें की थी, तो अपना प्रदर्शन ऑलमोस्ट वो वैसा ही रखेंगे, थोड़ा बेटर ही कर सकते हैं, डाउन तो नहीं होंगे। बट यहाँ पर फिर एक फेवर में ये जाएगा कि बीजेपी की कुंडली जो कि मिथुन लग्न की, उसकी दशाएं भी ठीक चल रही है, और योगी जी जो कि वहां पर जिनकी लीडरशिप में चुनाव लड़ा जाएगा, उनकी भी सिंह लगन की कुंडली है, शुक्र की दशा चल रही, समय ठीक चल रहा है। इलेक्शन टफ होने वाला है। इलेक्शन में बहुत सारे मुद्दे आएंगे, और जो आते हैं हर बार, कभी कब्रिस्तान का मुद्दा, कभी हनुमान जी का मुद्दा, ये सब आते रहते हैं वहां पर। बट उसके बाद भी अखिलेश अच्छा प्रदर्शन करेंगे। पिछली बार अगर मुझे ध्यान है 138 सीट है, या हो सकता है आने वाले टाइम में थोड़ी सी ज्यादा ले पाए, बट जो बहुमत का आंकड़ा वो नहीं छू पाएंगे। सरकार वहां पर बीजेपी की ही बनेगी। होगा बस वहां पर ये एक परिवर्तन की, कुछ महीनों बाद योगी जी को दिल्ली बुलाया जा सकता है सरकार बनने के बाद। और फिर जो आपने कहा ना किन चार्टों पे आपने बात की है, तो मुझे सबसे जो स्ट्रॉन्ग चार्ट, हम अगर 2-3-4 नाम ले ले, जैसे योगी जी, देवेंद्र फडणवीस, हेमंत विश्व शर्मा, अमित शाह जी, और एक दो और संभावित नाम अगर हम समझने की कोशिश करें कि जो प्रधानमंत्री की रेस में हो सकते हैं। अब ये बिल्कुल ही अलग कर दे सिनेरियो की, किसी ऐसे व्यक्ति को बना दें जिसका हमने कभी चार्ट ही नहीं पढ़ा, यानी कि जैसे नितिन नवीन जी को बीजेपी अध्यक्ष बना दिया गया, उनके विषय में किसी एस्ट्रोलॉजर ने पढ़ा ही नहीं होगा, जाना ही नहीं होगा, तो वो फिर तो एकदम अलग चीज हो जाएगी। किसी कार्यकर्ता को, या कोई पहली बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना है, वो उसका नाम आ गया प्राइम मिनिस्टरशिप में, तो वो एक अलग इशू है। बट इनमें से तो सबसे स्ट्रॉन्ग कुंडली है, और मुझे ऐसा लगता है एस्ट्रोलॉजिकली कि योगी आदित्यनाथ, मुझे लगता है कि
जो नेतृत्व परिवर्तन होगा, मोदी जी का जो रिटायरमेंट है ग्रेसफुल, उसमें योगी आदित्यनाथ की जो संभावनाएं सबसे प्रबल है प्रधानमंत्री के रूप में। स्ट्रॉन्ग कुंडली है। शुक्र की दशा का प्रभाव है 2044 तक रहेगी। शुक्र अच्छी कंडीशन में है, 10th लॉर्ड है, खुद की कुंडली भी बहुत मजबूत है। होगा ये थोड़ा सा अचानक, और होगा देखिए इसमें कई लोग विरोध भी करेंगे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को कुछ लोग पसंद करते हैं, कुछ लोग नहीं पसंद करते हैं। 2017 में भी जब चीफ मिनिस्टर बने थे तो कहीं उनका फेस नहीं था, कहीं उनका नाम नहीं था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं दबाव में उन, या जो भी कारण रहा वो बने, जिसको हम डेस्टिनी कहते हैं। हम दबाव की जगह इस वर्ड को डेस्टिनी यूज करेंगे। तो आई थिंक डेस्टिनी फिर अपना कोई रोल प्ले करेगी। उस टाइम जो सबसे इनको सुटेबल चेहरा लगेगा 2029 के इलेक्शन को जीतने के लिए, उस काल की परिस्थिति को जो एक वर्ष बाद कुछ अलग होंगी, जो बाकी देश की स्थिति को ज्यादा कंट्रोल कर सकता है, उसमें योगी आदित्यनाथ जी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में जाएंगे। और भारत की कुंडली में ये प्रेडिक्शन कई बार राव सर ने तो बहुत पहले कर रखी है कि भारत का स्वर्णिम दौर आना बाकी है। कम से कम हिंदुत्व के मामले में, सनातन के मामले में एक अच्छा दौर आएगा। तो योगी आदित्यनाथ के टाइम में भी मुझे लगता है भारत के लिए कि अच्छा समय जाएगा, जैसा मोदी जी के टाइम में गया है। कुछ काम मोदी जी ने किए, आगे कुछ काम है जो वो योगी जी के हाथ में है। तो आप उत्तर प्रदेश तो सॉर्ट आउट हो ही गया इसमें, क्योंकि जीत ही रहे हैं वो, तभी प्रधानमंत्री का एक रास्ता यूपी हारने के बाद तो मुश्किल हो जाता है ना, क्योंकि पब्लिक परसेप्शन में तो यूपी तो जी। आप अखिलेश को इम्प्रूव करता हुआ देख रहे हैं। पर पिछली बार ही अखिलेश ने 17 से इम्प्रूव किया, तब भी काफी गैप था। इस बार भी अगर थोड़ा इम्प्रूव कर लें तो बीजेपी की सरकार तो आराम से बन जाती है, वो सरकार प्रॉब्लम नहीं। बीजेपी बना लेगी। और बट आप इतना जल्दी, क्योंकि देख रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी, हमें लगता है कि वो बहुत देर से राजनीति में है, 2 बारी 3 बारी के मुख्यमंत्री हो जाएंगे, बट ही स्टिल अ वेरी यंग पर्सन। जो युवा नेताओं की बात होती है तो फिर वो उसमें काफी यंग है। तो आप पर उनका चार्ट इतना स्ट्रांग देख रहे हैं दैट एट दिस एज 27 में भी वो अभी भी बन सकते हैं, नॉट समथिंग 5 7 8 साल बाद नहीं देख रहे हैं आप। उनका इतना स्ट्रांग चार्ट देख रहे हैं कि ये 27 जैसी जल्दी समय में भी वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पे आ सकते हैं। बिल्कुल, देखिए एस्ट्रोलॉजी में एक इवेंट के लिए हमें आसपास के जो देश काल पात्र है उनको देखना पड़ेगा। जैसे कि हमें दिखता है कि कुछ ना कुछ नेतृत्व परिवर्तन होना है 27 में, और उस टाइम यूपी में भी एक अच्छा प्रदर्शन करने के बाद योगी जी की जो मान्यता है वो बढ़ने वाली है। उस टाइम भारत में भी एक अगर दशाओं में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। फरवरी 2027 के बाद भारत में मंगल में बृहस्पति की दशा आ जाएगी, और जब बृहस्पति की दशा आएगी तो ये कहीं ना कहीं केंद्रीय राजनीति में परिवर्तन की तरफ इंडिकेट कर रही है। और यहाँ पर फिर फरवरी के बाद से इधर यूपी इलेक्शन सेटल हो चुका होगा मार्च अप्रैल तक। उधर जुलाई में फिर कुछ ऐसे सरकमटेंसेस जरूर बनने चाहिए पॉलिटिकली तो इस देश काल पात्र की सारी कंडीशन को लगाए, तो योगी जी को उस कंडीशन पर ले जा सकते हैं कि आप प्रधानमंत्री बने। और एटलीस्ट भले ही वो जो पार्टी की सोच हो शॉर्ट टर्म के लिए हो कि 29 में किसी और को ले लेंगे, बट एक बार अगर ये योगी जी बनते हैं 27 से प्रधानमंत्री, तो मुझे लगता है कि एक लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहेंगे। और आफ्टर नेहरू जी, मोदी जी, सबसे ज्यादा लंबा प्रधानमंत्री वाला जो कार्यकाल है इन्हीं का रहने वाला। अब देखिए वैसे अगर प्रैक्टिकली बात कर ले, हालांकि प्रैक्टिकली हमें बात करनी नहीं चाहिए ऐसे एस्ट्रोलॉजर, नितिन नवीन भी सबसे यंग प्रेसिडेंट बन गए जो आज तक नहीं हुआ बीजेपी में। ट्रू। 44-45 की एज में। अब मुझे नहीं लगता कि आज तक भारतीय जनता पार्टी में कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है, नहीं बना है। तो योगी जी तो थोड़ा सा सीनियर ही हो गए होंगे उम्र में उनसे। जी। अब मैं अंतिम पार्ट पे थोड़ा आम जनता के 2-3 मुद्दों पे आना चाहूँगा इकोनॉमी को लेके। आपने बताया कि अगर देश में प्रोटेस्ट्स भी रहेंगे, जियोपॉलिटिकल का आपने मेंशन किया, तो और आम लोगों में एक फ्रस्ट्रेशन इकोनॉमी को लेके भी है, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी का अगर आप एक अंश माने तो वो कहीं पे एक युवा में फ्रस्ट्रेशन है जिसको जॉब मार्केट में आना है। हमारी डेमोग्राफी स्ट्रेंथ है कि हम बहुत यंग देश हैं, पर चैलेंज भी है कि हमें इतनी जॉब्स क्रिएट करनी है कि वो यंग को मिल पाए। और वो जॉब्स उस समय क्रिएट करनी है जब इन्फ्लेशन इतनी हाई है कि दिल्ली एनसीआर या किसी भी बड़े शहर के आसपास 2 बीएचके का फ्लैट लेना भी लोगों के लिए बहुत बड़ी स्ट्रगल हो चुकी है। तो ये एक रियलिटी भी है। तो इकोनॉमिकली आप कैसे देखते हैं आने वाले कुछ महीने कि क्या ये प्रेशर, ये टेंशन बढ़ेगा, राहत होगी, चीजें और खराब होंगी वर्ल्ड रीजन से या भारत के रीजन से? तो इकोनॉमी फॉर द यंग एंड फॉर एवरीबॉडी, हाउ डू यू सी द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स? आने वाले कुछ टाइम में मैं इकोनॉमिकल क्राइसिस की बात तो इसलिए करूंगा कि भारत पर नहीं पूरी देश दुनिया पर इसका फर्क पड़ने वाला है। चीजों के दाम बढ़ने वाले हैं, चाहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर फिर से वो रोक देते हैं, सप्लाई चेन को काट देते हैं, वॉर की सिचुएशंस क्रिएट कर देते हैं, जो कि ये लगातार ये रुक रुक के चलती रहेंगी।
तो महंगाई का एक इम्पैक्ट ये आएगा। और देखिए कहीं ना कहीं यूएस में भी जो ट्रम्प हैं वो कुछ टफ डिसीजंस लेंगे, अब चाहे वो वीजा को लेके हो, चाहे टैरिफ को लेके हो, अब चाहे वहाँ पर जो लोग जॉब कर रहे हो कुछ वो ऐसे अमेंडमेंट करे कि वहाँ से भी कई लोग जॉबलेस होके वापस आए। तो सिचुएशन देखिए थोड़ी सी टफ तो रहेंगी, कम से कम इस ईयर एंड तक। हालांकि भारत में एक बार ये जब राहु की अंतर्दशा समाप्त हो जाएगी फरवरी 2027 से, तो ये काफी हद तक रिकवरी मोड में आएगा और अपनी जो इकोनॉमिकल कंडीशन है ठीक करेगा। बट यहाँ पर जॉब लॉस और यहाँ पर महंगाई एक विशेष मुद्दा रहने वाला है। महंगाई जब होगी तो अपने आप देखिए कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल क्राइसिस की वजह से ही होगी। तो समय थोड़ा सा कठिन है। और इसका जो एक आप शिफ्ट वाला पार्ट 2 देखेंगे, जो पहला पार्ट हमने देख लिया था फरवरी में 2 इक्लिप्स के बाद, अब ये जो अगस्त से लेकर दिसंबर तक का टाइम है, ये फेज 2 है। ये थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट होगा कंपेयर देन टू जो पहला पार्ट रहा है हमारा फरवरी से मई जून तक का जो हमने समय देखा था। तो आने वाला फेज 2 आप पहले से भी ज्यादा कठिन मान रहे हैं, क्योंकि अभी बहुत महंगाई के इशू इसमें ही चले थे, बट इट विल गेट वर्स नाउ, इट विल नॉट गेट बेटर। बेटर नहीं होगा, बेटर होगा फरवरी 2027 के बाद। यानी कि अभी इसमें अच्छा। आपको लगभग इस ईयर एंड तक थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, उसके बाद से धीमे धीमे बेटरमेंट की तरफ जाएगा। क्योंकि इस साल अगर हम देखें नॉर्मली चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की कुंडली भी, तो वहां पर भी हमें ऐसे ही इम्पैक्ट मिले थे। इस बार देखिए वर्षेश भी कहीं ना कहीं बृहस्पति थे। तो यहाँ पर मैं जो जॉब में है, जो लोग अपने आप को अपडेट नहीं कर पा रहे हैं, अपडेशन नहीं कर पा रहे हैं एडवांस टेक्नोलॉजी को लेके, एआई को लेके, मशीन लर्निंग को लेके, या जितनी भी चीजें, मुझे लगता है कि उनको दिक्कत आने वाली है। और आने वाले टाइम में ये जो परिवेश है, खासकर राहु की दशा भारत में भी आएगी 32 में, लेकिन अब जो आने वाला परिवेश है अगले 1-2 साल में, ये आपका जॉब को लेके दिक्कत या प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्योंकि जो लोग अपग्रेड नहीं कर पाएंगे, जैसे एक इरा आया था 1991 के बाद कंप्यूटर्स का, तो उस टाइम भी राहु का इम्पैक्ट था भारत में। तो वो पूरा एक सिनेरियो बदल गया था, लोगों का जॉब करने का तरीका बदल गया था, काम करने का तरीका बदल गया था। तो ये जो अभी काम चल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या इन सारी चीज़ों पर, ये इतना ज़्यादा बढ़ेगा कि जो लोग अपडेट नहीं कर पाएंगे तो जॉब को लेके क्राइसिस तो बनना तय है उनको लेके। इकोनॉमी पे हमने जॉब पे बात करी, पर इकोनॉमी में जो लोग हैं जॉब्स में या बिजनेस में या पैसे कमा रहे हैं, तो आप शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, जो इन्वेस्टमेंट जोन्स हैं, अगर आप तीनों के बारे में बात कर लें एक एक करके, कि आप किस तरह देख रहे हैं हमारी शेयर मार्केट, हमारी रियल एस्टेट की हमने बात की, और हमारी जो लोगों का इन्वेस्टमेंट है सब कुछ इन चीज़ों के अंदर, तो कुछ लोग तो गोल्ड सिल्वर भी कर रहे हैं। तो हाउ आर यू सीइंग इन्वेस्टमेंट्स एंड ओवरऑल इकोनॉमी फॉर दोज हु आर ऑलरेडी इन जॉब्स एंड जो पैसे कमा रहे हैं? देखिए पहले रियल एस्टेट ही ले लेते हैं। तो रियल एस्टेट में जी। चाइना में ऑलरेडी क्राइसिस चली रहा है, भारत में भी रियल एस्टेट का जो बूम है धीमे धीमे फूट रहा है। तो रियल एस्टेट में थोड़ा सा डाउनवर्थ की तरफ जाएगा। जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए अच्छा समय आने वाले टाइम में, उनको डिस्काउंट पे चीजें मिलेंगी। 10 से 20% का डिस्काउंट अगले 5-6 महीने में उनको हम्म, बड़ी आसानी से रियल एस्टेट में मिलना चाहिए। गोल्ड सिल्वर की बात है तो इस पर मैं अभी भी हम्म, अपने जो पुराना स्टेटमेंट है रहने वाला, उसका फ्यूचर अच्छा है। आप अगर शॉर्ट टर्म नहीं करते, महीने 2 महीने के अप्रोच नहीं रखते, आप 6 महीने 1 साल के अप्रोच रखते हैं, तो इस टाइम गोल्ड और सिल्वर का जो फ्यूचर है फिर से बेटर कंडीशंस में लौटेगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। और अभी चाहे अगर नीचे लेवल पे जा रहा है तो आपको करते रहना चाहिए इन्वेस्ट। आने वाले टाइम में शेयर मार्केट के लिए जरूर कहूंगा, यहाँ पर क्राइसिस होंगे, ये अपने जो लोअर सर्किट से उनको छुएगा। तो यहाँ पर शेयर मार्केट में जिन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है उनके लिए दिक्कत है। और ये जो इकोनॉमिकल क्राइसिस है ये वर्ल्ड वॉर बनेंगे। मैंने एक चीज और कही थी, जो डॉलर का जो प्रभाव है आने वाले समय में, इमीडिएट तो नहीं, ये धीमे धीमे कम होगा। जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं, या जो बहुत सारी कंट्रीज इस वॉर में या इस वॉर के बाद डिसीजन ऐसा होगा कि डॉलर में सेल परचेस बंद कर देंगी। और हम्म, यूएस जो इकोनॉमी है ये काफी हद तक कोलैप्स होगी ट्रम्प के टाइम में। और मुझे लग रहा है कि ये जो चल रहा है जेंजी मूवमेंट, इससे जो खतरनाक और भयानक वाला जो चलना चाहिए वो यूएस में चलेगा। और यूएस में यही होगा, ट्रम्प को हटाना या हम्म। फिर कुछ स्टेट का इंडिपेंडेंट अलग होना, डिमांड करना, ये सारी चीजें हमने बोल रखी हैं। और मुझे लगता है कि और ये बढ़ेंगे आने वाले टाइम में। तो ओवरऑल डॉलर का रुतबा घटेगा। लेकिन फिलहाल अभी जो शेयर मार्केट में जिन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है, तो जिनकी लॉन्ग टर्म अप्रोच है, वो तो अभी उनको एक बार हो सकता है डाउन सर्किट अगस्त से ही, अगस्त के बाद से मिलने शुरू हो जाएं, तो वो इन्वेस्ट करके अगले 6 महीने 1 साल के लिए भूल जाएं। और जिनको अगर एग्जिट करना है, तो आई थिंक अगर उनको सेफ टाइम अभी मिल जाए, उनको सेफ एग्जिट मिल रहा है, तो निकल जाना चाहिए। ये मेरी एस्ट्रोलॉजिकल एडवाइस है, बाकी उनकी अपनी समझ है। गोल्ड सिल्वर का फ्यूचर अच्छा है, उसमें जिसने इन्वेस्ट कर रखा है। कॉपर का फ्यूचर बहुत अच्छा है। तो जिन लोगों ने भी कॉपर, गोल्ड, सिल्वर यहाँ पर इन्वेस्ट कर रखा है, उनके लिए बेटर समय है, थोड़ा सा वेट करें।
1 साल की भी पोजीशन अगर होल्ड कर लेते हैं आज से अगली जुलाई तक, तो मुझे लगता है बहुत अच्छा रिटर्न को मिलेगा। रियल एस्टेट में जिनको लेना है वो रुक जाएं, अच्छा उनको रुक जाए, आप बोल रहे रुक होल्ड जाएं। करें रियल एस्टेट को कि अच्छा क्यों होल्ड के सपोज लिए आज क्यों आप, कहेंगे? हाँ, आप 1 रुपए का कोई आज सामान खरीद रहे हैं, ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि रियल एस्टेट में भी और डाउन जाएगा ये, तो हो सकता है 6 महीने बाद आपको ईयर एंड तक वो 90 रुपीज का मिल जाए, 95 का मिल जाए, तो प्रॉफिट में जाएंगे वो। तो रियल एस्टेट आप बेसिकली कह रहे हैं एंड यूजर ले, जो अभी थोड़ा रुक के भी, क्योंकि उसको अच्छी मिल जाएगी, क्योंकि अगर मार्केट डाउन अच्छी हो रही है मिल तो जाएगी। ट्रेडिंग वेडिंग डीलें जो आप एटलीस्ट मेट्रोज में तो बहुत हो गया, इन्वेस्टर ही 6-6 उठा रहा है और वो फिर प्राइस का आर्टिफिशियल हाइक कर रहा है, वो आपको रुकता हुआ थमता हुआ दिख रहा है। एंड यूजर के लिए आप 6-8 महीने बाद बोल रहे हैं ठीक समय आ सकता है। हाँ, एंड यूजर रुक जाए उसके लिए ठीक है, क्योंकि देखिए जो विश्व परिदृश्य है, जैसे कि एक नक्षत्र में मैंने अभी बताया, शतभिषा नक्षत्र में थोड़ा सा अभी कोविड वोविड का फिर से चल रहा था अभी पीछे, तो ये भी हमारी एक प्रेडिक्शन रही कि इस तरीके के नक्षत्र ग्रहणों के बाद कई बार कुछ महामारी या कुछ इस तरीके की जो आपदाएं हैं जो पहले आई हैं, जो पेंडेमिक के रूप में फैल सकती है। देखिए जब इकोनॉमिकल क्राइसिस होगा तो लोग अपनी जो स्पेंडिंग है पावर है कम कर देते हैं, खर्चे बचा कर रखते हैं, तो कोविड टाइम में आपने देखा था चीजों के दाम गिर गए थे, कोई लेने वाला था नहीं। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा मुझे लगता है कि जिनके पास सेविंग्स हैं उनको बचा के रखनी चाहिए एटलीस्ट अगले 6 से 7 महीने तक, जी अगर मधु बहुत सर, बेनिफिशियरी ना हो उनके पास। जैसे आप शेयर मार्केट के लिए बता रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकली कि बुरा समय आने वाला है, तो जो इन्वेस्टर हैं, जो बड़े इन्वेस्टर हो गए हैं, वो हर जगह ही हैं, तो अगर शेयर मार्केट में सफर करेंगे तो वो जो रियल एस्टेट में उन्होंने 10-10 लिए हुए हैं ईएमआई पे, उस पे भी एक वो पूरा मल्टीपल ऑर्डर इफेक्ट आना ही है। इकोनॉमी पूरी एक साइकिल है, देखिए अगर कहीं से भी रुकेगी तो इसका इम्पैक्ट इस तरफ भी पड़ेगा उस तरफ भी पड़ेगा, तो हर जगह ही पड़ेगा। जब आदमी की इधर से इनकम कम है, उधर से बैंकिंग सिस्टम का कोलैप्स होना, अगर ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं तो वो सफर करेंगे, बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स करेगा, आपके इकोनॉमी क्राइसिस करेंगे, फिर गवर्नमेंट कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेगी, कोई टैक्सेस बढ़ाएगी, तो घुमा फिरा के जनता थोड़ा सा फाइनेंशियली ट्रबल में रहेगी। तो मेरा तो सजेशन है कि आप अपनी सेविंग से अपना रनवे कम से कम 6 महीने का बचा के रखना चाहिए, कम से कम एक ये ईयर निकल जाने दीजिए 26, और उसके बाद अगर कोई करना है तो ज्यादा बेटर रहेगा। जी, धन्यवाद अंकित जी, आपने ये सारे टॉपिक्स कवर करे, प्रोटेस्ट से लेके, राजनीति से लेके, जियोपॉलिटिक्स से लेके, इकोनॉमी तक, और मुझे लगता है लोग सुनेंगे और एस्ट्रोलॉजिकली थोड़ा अगर आप अवेयर हो जाएं और आप थोड़ा कॉशियसली चलें, जैसे आप बता रहे हैं, तो वो बेहतर रहेगा लोगों के लिए। जी बिल्कुल। आपका बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। आपको भी बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद सर।